दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की जो वार्षिक हस्तांतरण नीति 2025-26 है, उसके बारे में ये मेरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये स्पेसिफिक मेरा वीडियो है जो लेखपाल संवर्ग हैं उनके लिए ये थोड़ा डेडिकेटेड है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस नीति के द्वारा जो उनका मंडल ट्रांसफ़र है वो संभव हो सकेगा, और जो कुछ हमारे नवनियुक्त साथी हैं उनके भी मन में एक आप कहिए कि मतलब विचार है कि क्या हमारा भी मतलब इनके अंदर कंसीडर किया जाएगा एज आ हस्तांतरण, मतलब जो उनका ट्रांसफ़र होगा क्या, मानिए क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पुराने साथी हैं उनका ट्रांसफ़र होगा, क्या उसके साथ साथ नए साथियों का भी ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा डिटेल वीडियो होगा, पूरा अंत तक देखिएगा। जो दो सबसे बड़े प्रश्न हैं लेखपाल संवर्ग के लिए, क्योंकि समस्याएँ तो अनेक हैं पर उनमें जो दो मुख्य समस्याएँ हैं उसमें एक है कि एक है उनका ट्रांसफ़र और दूसरी है 28 ग्रेड पे उनके लिए, मतलब ये दो सबसे बड़ी जो आप कहिए कि मतलब करिए उनके लिए दो बड़ी समस्या हैं, उनमें से ये दो है। एक है, आप देखिए आज जो एक मतलब मेरा 6 मई का आपका ये जो नोटिस आया हुआ है हस्तांतरण नीति, उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पॉइंट नंबर 3 में है और एक पॉइंट नंबर 10 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में ये मैं आपको डिटेल्स समझा दूंगा कि राजस्व परिषद के द्वारा क्या कहा जा रहा है, संघ के द्वारा क्या कहा जा रहा है और ये जो लेटर जारी है उसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों में एक रूपता नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा और अंतर थोड़ा बहुत नहीं, एक बड़ा अंतर है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे इसमें ये जो हमारा पहला पॉइंट है, सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की वार्षिक हस्तांतरण नीति, मतलब ग्रेड A, B, C, D सबकी हस्तांतरण नीति इसमें, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों सब लिखा है तो सबकी हस्तांतरण नीति इसमें है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या आप ये पढ़ेंगे और दिनांक 11/6/2024 द्वारा हस्तांतरण सत्र 2024-25 के लिए हस्तांतरण नीति एवं हस्तांतरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए सरकारी अधिकारियों कर्मचारी हेतु वार्षिक हस्तांतरण नीति 2024-25 निर्धारित की जाती है। मतलब जो पूर्व में हस्तांतरण नीति है उसको मतलब बंद करके जो नई हस्तांतरण नीति 2024-25 हो इसको मतलब माना जाएगा, क्योंकि यही मुख्य हस्तांतरण नीति होगी। आप देखेंगे ये हमारा जो लेटर है प्रमुख सचिव एम देवराज के उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लिखा गया और ये समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये लेटर लिखा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आप इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर 2 है, तो इसमें एक कर्मचारी मतलब A ग्रेड और B ग्रेड के अधिकारियों के हस्तांतरण की नीति है, तो इससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार इसका पॉइंट नंबर 2 भी देखेंगे तो उन्हीं के संबंध में है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर है पॉइंट नंबर 3। अब इसको थोड़ा हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यही जो 2-3 पॉइंट हैं ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हैं। अब 3 नंबर पॉइंट में हम देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि समूह घ के कार्मिकों के हस्तांतरण निम्न के अनुसार किए जाएंगे, मतलब इनका हस्तांतरण इस अनुसार होगा। पहला है कि समूह ग के कर्मचारियों के हस्तांतरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जाएंगे, मतलब कि ये जो B ग्रेड के कर्मचारी C ग्रेड कर्मचारी हैं इनका विभागाध्यक्ष, मतलब जैसे आप राजस्व विभाग के हैं तो राजस्व विभाग के अध्यक्ष जो हैं, आप देखिए कुछ समय पहले राजनीश सर थे, तो अब पता नहीं वर्तमान में चेंज हो गए होंगे, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर कुछ दिन पहले थे, मतलब उनके अनुमोदन के उनके मतलब स्वीकृति के बाद ही आपका हस्तांतरण किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, सब विभाग के अध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार से ये भी है, मैं राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, समूह ग एवं घ के कार्मिकों के हस्तांतरण संवर्गवार मतलब कैटेगरी वाइज कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की अधिकतम 10% की सीमा तक किए जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10% से अधिक तथा अधिकतम 20% की सीमा तक हस्तांतरण की अपरिहार्यता एलिजिबिलिटी की स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से हस्तांतरण किए जा सकेंगे। और इस हेतु कार्मिक सबसे अधिक संख्या में कार्यरत हैं, इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत है उन कार्मिकों को 10% की सीमा में पहले ही लिया जाएगा। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। इस मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक मतलब विभाग में जहाँ काम कर रहे हैं, माने कोई तहसील है, तो वहाँ पर अगर 100 कर्मचारी हैं तो उनमें 10% लोगों मतलब 10 लोगों का हस्तांतरण ही किया जा सकता है उसमें। और मतलब उन्होंने कहा कि अब 10% का हस्तांतरण तो विभाग अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, और मतलब यदि और आवश्यकता महसूस होती है तो मतलब ये मैक्सिमम 20% तक इंक्रीज किया जा सकेगा, लेकिन वो तब विभाग अध्यक्ष नहीं, मतलब उस विभाग के मंत्री के द्वारा ये संभव हो सकेगा। अब इसमें भी दोस्तों जो 10%, अब 10 या 20 लोग समझिए, तो 10 या 20 लोग को उनकी जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब जो 10 साल की सर्विस दे चुके होंगे, माने अगर 5 लोग हैं, किसी ने 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, मतलब जो सबसे अधिक सर्विस जिसकी रहेगी उसको मतलब एलिजिबिलिटी में सबसे ऊपर रखा जाएगा। ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर
3 में 2 का, सॉरी 3 नंबर में इसका हस्तांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग एवं घ के हस्तांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से प्राप्त किए जा सकेंगे। कहने का मतलब है जो हस्तांतरण नीति है, जब ये हमारी 1 महीने का इसका मतलब विंडो दिया गया है, नीचे आपको समय बताया गया है, वो जून से मतलब मई से जून के बीच में है, 15 मई से 15 जून की एग्जैक्ट डेट मैं भी आपको बता दूंगा कि अगर वो समय खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हस्तांतरण नहीं होगा। मतलब अगर कुछ अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसकी स्थिति में विभागीय मंत्री जो उनके अनुमोदन के बाद भी आपका ट्रांसफर किया जा सकेगा। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। कह रहा समूह ग एवं घ के हस्तांतरण नीति के प्रस्तर 5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल, अगर कोई प्रदेश स्तरीय है तो आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं, किसी मंडल में जा सकते हैं, अन्यथा जनपद अन्य जनपद या मंडल या जनपद में जा सकते हैं, और मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में हस्तांतरित किए जाएंगे। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो आपकी लेखपाल सेवा नियमावली लिखी गई है, मेरे चैनल पर वीडियो है, उसको मैं पिन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, या मेरा चैनल है लेखपाल डायरी के नाम से 5-6 पेज की PDF है, उसमें सब कुछ डिटेल से बताया गया है, उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि लेखपाल का जो आपका पद है ये आपका मंडल स्तरीय पद है। इसका कहने का सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि इसमें आप पढ़िए कि लिखा है कि अगर मंडल स्तरीय पद है तो जनपद के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये आपकी जो ट्रांसफ़र नीति उसमें लिखा गया है, और आपकी जो लेखपाल नियमावली है उसमें भी ये लिखा गया है कि आपका जो पद है मंडल स्तरीय पद है। तो इससे कहने का मतलब है कि इस नीति के अकॉर्डिंग अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मंडल के बाहर ट्रांसफ़र अब भी संभव नहीं है। आप समझ लीजिए इस बात को। मैं मतलब कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, या तो आपको कोई बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मतलब पता नहीं क्या अपने मन से बोल रहे हैं। आप स्वयं इस लाइन को पढ़िए और उसे बताइए कि इस लाइन का क्या मतलब निकलता है। आप देखिए, इस पॉइंट को पढ़िए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए इस लाइन को। इसका मतलब सीधा ऐसे निकलता है कि आज भी यदि राजस्व परिषद कुछ मतलब नया नहीं करता, क्योंकि अध्यक्ष जी द्वारा ऐसा बोला गया है कि मतलब मंडल परिवर्तन के लिए मतलब हम पूरा तरह प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही पोर्टल ओपन किया जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि आज से नहीं कहा जा रहा है, ये पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि मंडल परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन अब कितना हो रहा है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जब तक कुछ मतलब राजस्व परिषद के अकॉर्डिंग अपने पोर्टल से कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इस नियमावली के अकॉर्डिंग मंडल में परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये बात इस पॉइंट से 3 नंबर के पॉइंट 4 से कन्फर्म होती है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य है कि मतलब जो आपके PDF में लिखा है मंडल जो आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी में लिखा है उसमें प्रकाश लाना, कि मतलब कोई लोग ऐसे कह दे रहे हैं कि हाँ मंडल ट्रांसफ़र होगा, मतलब हो। क्योंकि मेरा देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो लेखपाल संवर्ग है उसके हित के लिए काम किया जाए, मतलब उनकी बातों को बाहर लाया जाए। ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने PDF एक पढ़ ली अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इंटरप्रेट कर दे रहा है, वो तो बात गलत है। आप इसको स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये 5 नंबर पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम 4 नंबर पॉइंट में आते हैं। इसमें लिखा है कि जो आपके जो मतलब सस्पेक्टेड हैं, मतलब जो सस्पेक्टेड आपके कर्मचारी, उनको कभी संवेदनशील पदों पर उनको ट्रांसफ़र मतलब ना प्रदान किया जाए। और इसमें आप देखिए का के मतलब कर्मचारियों के लिए है, खा के कर्मचारियों के लिए है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब 5 नंबर द्वारा करते हैं कि विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरण किए जा सके। मतलब ये प्रक्रिया एक हो गई। अब कुछ अन्य प्रक्रियाएं हैं जिनके अकॉर्डिंग मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं प्रशासनिक दृष्टि से 1 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार कभी भी हस्तांतरण किए जा सकेंगे, परंतु इस संबंध में हस्तांतरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं। आपकी पदोन्नति, सेवा समाप्ति और सेवानिवृत्ति आदि परिस्थितियों में प्राप्त रिक्त पदों पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के उपरांत किसी अन्य स्थान पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हस्तांतरण नीति से आच्छादित नहीं किया जाएगा। मतलब उसको अगर कोई प्रमोशन पाकर ट्रांसफ़र होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब कह रहा है प्रोन्नति के पश्चात रिक्त पदों पर तैनाती नियुक्त प्राधिकारी के स्तर से की जाएगी। मतलब जो नियुक्त प्राधिकारी उनके स्तर से की जाएगी, परंतु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के हस्तांतरण पारदर्शी व वास्तुनिष्ठ सिद्धांत के अनुसार हो। मतलब वो ओपन ट्रांसपेरेंट हो, जो कुछ भी हो, मतलब वो ऐसा ना हो कि मतलब इधर उधर से कुछ कर लिएगा। जो भी प्रक्रिया हो सब ट्रांसपेरेंट हो।
अब आगे चलते हैं। किसी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता पिता के अवयस्क बच्चों के पालन पोषण, देखभाल इत्यादि के आधार पर स्थानांतरण रिक्त पदों अथवा दूसरे अधिकारी कर्मचारियों से सहमत होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक मतलब आपत्ति नहीं हो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, चिकित्सा कारण है मतलब या स्वास्थ्य का रीजन कुछ है, मतलब कुछ भी हो, उसके आधार पर भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद या नगर स्थान पर तैनाती सुनिश्चित की जाए। ये भी एक पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। मंदित बच्चों या चलन क्रिया से पूर्णतः प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सालय के प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब उन्होंने कहा कि यदि मतलब कोई ऐसी समस्या है तो किस आधार पर, मतलब यदि कोई बच्चा उनका मतलब स्वस्थ नहीं है, विकलांग है या दिव्यांग है, कुछ स्थिति में है, तो किस आधार पर मतलब उनका सीएमओ के आदेश के अकॉर्डिंग अगर उनका प्रमाण पत्र बनता है तो उस अकॉर्डिंग उनको एक जगह पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, हस्बैंड वाइफ एक को ही। अब इसमें देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि 5 नंबर पॉइंट में 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले गा एवं घा के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं का या खा के, मतलब अगर 2 वर्ष में से कम उनकी सेवा बची है, कोई गा या घा मतलब सी या डी ग्रेड का है, तो उनको उनके गृह जनपद में तैनाती प्रदान कर दी जाए। अब आगे चलते हैं। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं जो इसकी ड्यूरेशन लिखी गई। वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2025-26 में शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंडल स्तर पर जिन स्तर के समस्त स्थानांतरण दिनांक 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून के पूर्ण करा लिए जाएंगे। मतलब इनका पोर्टल जो विभागाध्यक्ष एवं मतलब जो भी स्तर हैं, शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर एवं मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर समस्त स्थानांतरण मतलब ये 1 महीने के बीच में मतलब कंडक्ट किए जाएंगे। पिछली बार ये आपका जो पोर्टल ओपन होने का टाइम था ये 15 दिन का था, जिसके अकॉर्डिंग ये परिवर्तन हुआ था। अब आगे चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट में देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं अथवा स्थानांतरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो माननीय मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त किए जा सकेंगे। मतलब अगर कोई ऐसा समस्या उत्पन्न होती है तो ये माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विभागीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन करके समय में परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए 9 नंबर पॉइंट लिखा है कि समूह खा एवं ग के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मतलब मेरिट बेस्ड ऑनलाइन मतलब सिस्टम से, मतलब कोई प्रक्रिया इसमें ऑफलाइन नहीं होने वाली। जो भी प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन मेरिट बेस्ड पे ही कंडक्ट की जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ते हैं। 10 नंबर पॉइंट जो नवनियुक्त हमारे साथी हैं लेखपाल हैं उनके लिए ये मतलब आप समझिए कि मेन पॉइंट है। 10 नंबर पॉइंट सीधी भर्ती की नवनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को भी स्थानांतरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में नहीं गिना जाएगा। मतलब जो नए नियुक्त स्थानांतरण हैं, मतलब जो नए नियुक्त साथी हैं उनको इस कैटेगरी में जो आपकी यूपी ट्रांसफ़र पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग नहीं गिना जाएगा। ये आप समझ लीजिए। आप इस पॉइंट को पढ़िए और 10 नंबर पॉइंट और इसको खुद समझिए, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। परंतु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की तैनाती पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अनुसार हो, जो कि वो सब ट्रांसपेरेंट हो और यदि यथासंभव ऑनलाइन पद्धति से हो, जितना भी हो सके सब ऑनलाइन पद्धति से हो। सीधी भर्ती के नवनियुक्त कर्मियों को आकांक्षी जनपदों विकासखंडों में तैनाती प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानांतरण सत्र में किए जाते हैं तो उन्हें समूह का खा गा हेतु निर्धारित प्रतिशत में गिना जाएगा। अगर उसके बाद भी यदि कुछ अतिरिक्त आधारों पर यदि उनका स्थानांतरण किया जाएगा तो जो 10% वाला रूल है इनके ऊपर भी लागू होगा। वैसे संभवतः अभी आपका स्थानांतरण नहीं होने वाला है लगभग 1-1.5 साल, क्योंकि अभी देखिए आप एक प्रशिक्षु हैं, क्योंकि 1 साल लगभग आपकी ट्रेनिंग 9 सितंबर से प्रारंभ हुई थी और 9 सितंबर 2025 तक चलने वाली है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है प्रशिक्षण विद्यालय में, कोई 6 महीने की ट्रेनिंग किया हो तब भी वो प्रशिक्षण विद्यालय में है, कोई फील्ड ट्रेनिंग में तब भी वो प्रशिक्षण विद्यालय में ही काउंट किया जाएगा। तो इस बीच आपका भी ट्रांसफ़र संभव नहीं है। प्रैक्टिकली बात यही है। तो जो बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें मैं कोई इधर उधर की बात नहीं आपको कह रहा हूँ। तो उसके बाद जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लली उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र संभव हो पाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आप देखते हैं हम 12 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि सरकारी सेवकों को मान्यता प्राप्त सेवा संघों, मतलब जो संघ के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका मतलब जो
ट्रांसफ़र है 2 वर्ष तक यदि अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि इसका टेन्योर 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कोई जिला अध्यक्ष बन गया, कोई जिला मंत्री बन गया, ऐसा मतलब प्रदेश स्तर पर कोई मतलब पद ग्रहण किया तो उसका हस्तांतरण 2 वर्ष तक नहीं किया जाएगा। और इसमें लिखा है परंतु इसका मतलब ये उपयोग न किया जाए कि वो कदाचार या मतलब भ्रष्टाचार का कारण बने, क्योंकि अगर वो एक जगह पर रहते हैं तो ऐसा ना हो कि मतलब वो पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए वो सब मतलब मंडल स्तर पर, सब स्तर पर जो मतलब संघ के अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब उन संघ के अधिकारी हैं, उनके लिए बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। अब आगे चलते हैं, 15 नंबर पॉइंट देखते हैं। 15 नंबर में दोस्तों पॉइंट लिखा है कि किस प्रकार से मतलब जो चार्ज है किस प्रकार से ग्रहण करना है। कहा इसमें लिखा है कि नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करने के उपरांत संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगाना स्वाभाविक है, अथवा हस्तांतरण प्राधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों, विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दे, ताकि वे अधिकारी को चार्ज संपादित मतलब चार्ज वो तुरंत रूप से प्रदान कर लें। उसमें 15 नंबर में पॉइंट देखेंगे कि जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक के हस्तांतरण दिए जाने का आदेश जारी किया जा सकता है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कभी भी किसी कर्मचारी का मतलब जो ट्रांसफर किया जा सकता है, उसमें किसी नियमावली की आवश्यकता न होगी, सारे अधिकार उनके पास मतलब रिजर्व हैं, ये कहने का मतलब है। इस स्थान 16 नंबर पॉइंट में देखेंगे, इस स्थान नीति में विचलन कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। हस्तांतरण मतलब जो भी होगा कार्मिक विभाग के द्वारा आपको प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी को परामर्श दिया जा सकेगा। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है 17 नंबर, उपरोक्त हस्तांतरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसमें कुछ भी परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा सकता है, उसमें किसी भी हस्तक्षेप कोई या नहीं कर सकता कि नियम क्या है और ये हो क्या रहा है। तो ये पूरा दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि जो हमारे लेखपाल संवर्ग के साथी हैं या जो नवनियुक्त लेखपाल हैं वो इस PDF के माध्यम से जो शासनादेश जारी किया गया है उस माध्यम से समझें कि आखिरकार रियलिटी क्या है और वास्तविकता मतलब कागज़ पे क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा है। मतलब ज़मीन स्तर पर क्या मतलब स्थिति है और कागज़ों पे क्या स्थिति है और हमें बताया क्या जा रहा है, सबके बीच में अंतर स्पष्ट रूप से समझ लें। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं। ये PDF अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल लेखपाल डायरी नाम से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।